गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करेंगे। ये सिनोनिम्स एमटीएस 2020 में पूछे जा चुके हैं। आज हम 25 वैसे सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि एमटीएस 2020 से रिलेटेड है। आज ये सिनोनिम्स का ये डे 1 क्लास है। एक क्लास और शेष रह जाएगा जिसमें कि हम लोग शेष सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड अचीव से। देखिए, हमारा एक जो फर्स्ट आज का जो वर्ड होगा वो अचीव होगा। अगर आप किसी चीज को अचीव करते हैं तो आप उसे हासिल करते हैं, आप उसे प्राप्त करते हैं। अचीव जो पार्ट ऑफ स्पीच से ये एक वर्ब होगा। पहले इसका हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं। ठीक है, तो अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, उस चीज तक पहुंच पाना। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड, एक गोल तक पहुंच पाना। तो इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो जाएंगे अचीव के, थोड़ा सा उसको देखा जाए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है अकॉम्प्लिश। अगर आप किसी चीज को अगर आप एकम्प्लिश करते हैं, आप उसे हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर हमारा इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएगा अटेन। देखिए, हमें तो अचीव देखना ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमें इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी देखना है। हो सकता है कि 2020 में अचीव पूछा हो और 2023 में आपसे एकम्प्लिश पूछ दे, आपसे अटेन पूछ दे। हो सकता है कि अचीव बिल्कुल ना पूछे, लेकिन उसके जो सिनोनिम्स है वो उस रूप से प्रश्न आ सकते हैं। अतः हमें मेन वर्ड के बजाय हमें इसके सिनोनिम्स और यदि एंटोनिम्स है तो उसके एंटोनिम्स पर हमें ध्यान देना है। कभी कभी एंटोनिम्स वाला वर्ड ही वो मेन वर्ड सिनोनिम्स के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अचीव का मतलब क्या होता है? हासिल करना, प्राप्त करना। अगर आप किसी चीज को अचीव करते हैं, आप हासिल करते हैं, आप प्राप्त करते हैं मेहनत से और लंबे समय के बाद। चलिए एक सेंटेंस के थ्रू अचीव को समझा जाए। ठीक है ना, बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर मतलब बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है ना, के बदौलत, के माध्यम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है ना, के माध्यम से, के बदौलत। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर ही फाइनली ही फाइनली अचीव्ड सक्सेस। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि कठिन मेहनत के बदौलत उसने अंतिम रूप से, अंततः उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। तो अचीव का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अकॉम्प्लिश और अटेन। और भी सिनोनिम्स पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो सिनोनिम्स की चर्चा किया। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स को थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। मिस, चूक जाना। अगर आप किसी को अचीव करते हैं, आप उसे हासिल करते हैं, और मिस करते हैं तो आप उसे नहीं कर पाते हैं, चुक जाते हैं। मिस और फेल, इसके दो एंटोनिम्स होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है चुक जाना, असफल हो जाना। चुक जाना, ठीक है ना, असफल हो जाना मतलब उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये हमारा अचीव हमारा आज का पहला वर्ड था। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जो एमटीएस 2020 में पूछा गया है वह एक्टिव है। चलिए एक्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। यदि कोई चीज अगर एक्टिव है, इसका मतलब है कि वो फंक्शनल है ना, वो अभी काम कर रहा है। तो ऑपरेटिव, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिव और फंक्शनल। यदि कोई चीज अगर एक्टिव है तो वो ऑपरेटिव है, वो फंक्शनल है। ये एक्टिव का ये पहला अर्थ है। एक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। पहले हम इसका कैटेगरी भी समझते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। ये जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। चलिए तो इसके हम एक अर्थ के बारे में बात करते हैं। यदि कोई चीज अगर एक्टिव है, इसका मतलब है कि अभी वो काम कर रहा है। जैसे कि एक्टिव लाइफ स्टाइल, अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव है। ठीक है ना, अभी हम लोग युवा काल में है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना वो एक्टिव लाइफ स्टाइल है। चलिए इस अर्थ के लिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इस अर्थ के लिए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव। ठीक है ना, इनॉट। आपने कभी सुना अक्रिय गैस, है ना, वो गैस जो कि फंक्शनेबल नहीं होते हैं वो इनट गैस कहलाते हैं। तो इसके एंटोनिम्स में इनट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। बाकी सब तो आप समझ सकते हो, ऑपरेटिव भी समझ सकते हैं, फंक्शनल भी समझ सकते हैं। इनट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इस पर नजर रखना है। ठीक है ना, और इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा अक्रिय। चलिए अब एक्टिव का हम दूसरा सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक्टिव रहता है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी है, वो एनर्जेटिक है, वो डायनेमिक है, ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इसका जो दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डायनेमिक। ठीक है ना, एनर्जेटिक। ठीक है ना, डायनेमिक, एनर्जेटिक, और इसको अगर सिंपल कहें तो ऊर्जावान।
ऊर्जावान सक्रिय, सक्रिय का मतलब क्या है कि उसमें ऊर्जा रहेगा। जैसे कि कुछ जानवर क्या होते हैं, रात में एक्टिव हो जाते हैं, वो दिन भर सोए रहते हैं, लेकिन रात में क्या होता है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। हम क्या इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, सम एनिमल्स, सेंटेंस इससे डील हो सकता है क्या, सम एनिमल्स बिकम, ठीक है ना, एक्टिव एट नाइट। कुछ जानवर होते हैं वो रात में एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए एक्टिव का इस अर्थ के लिए देखिए, इस अर्थ के लिए जो एंटो था वो इनएक्टिव था, इस अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, इस अर्थ के लिए हो जाएगा ना लिस्टलेस। अगर आप लिस्टलेस हैं, इसका मतलब क्या है कि आप में कोई तरह का ऊर्जा नहीं है, आप एकदम मतलब बेजान पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, निरुत्साह, जिसमें किसी तरह का उत्साह नहीं हो, निरुत्साह। अगर सिंपल अगर हिंदी के बारे में बात करें तो यदि कोई व्यक्ति लिस्टलेस टाइप का व्यक्ति है तो वो बेजान है, वो निरुत्साह है, उसमें किसी तरह की एनर्जी नहीं है। चलिए ये हमारा ये सेकंड वर्ड कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग थर्ड वर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति एंग्री है, देखिए ये जो मेन वर्ड है ना, आसान वर्ड है, लेकिन इस बार हम जो सिनोनिम्स देने जा रहे हैं हो सकता है कि वही सिनोनिम्स आपका इस बार पूछे मेन वर्ड के तौर पर, क्योंकि अब तो एंग्री आ चुका है तो संभवतः एंग्री आने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्रोधित के लिए ना इंग्लिश में अच्छे अच्छे वर्ड हैं, अगर आप क्रोधित हैं किसी के ऊपर तो बहुत अच्छे इसके लिए वर्ड है। चलिए तो इसके लिए क्या वो वर्ड हो जाएगा, देखिए इंडिग्नेंट। अगर आप किसी के ऊपर इंडिग्नेंट है तो इसका मतलब होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, फ्यूरियस, अत्यंत क्रोधित, फ्यूरियस, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो इन दोनों का जो अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित। और भी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही वर्ड है, जैसे लिविड, यदि कोई व्यक्ति लिविड है इसका मतलब है कि वो अत्यंत क्रोधित है। चलिए वो अत्यंत क्रोधित है, चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा काम, शांत, है ना, जो कि क्रोधित नहीं है। तो इसका सॉरी, इसका जो हिंदी होगा वो होगा आपका शांत। चलिए वो क्रोधित नहीं है। चलिए जैसे कि वो अचानक क्रोधित हो गई और चिल्लाना शुरू कर दी, हमको ऐसा बनाना है, सी गॉट एंग्री, सी गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है ना, वो बहुत क्रोधित हो गई और वो चिल्लाना शुरू कर दी। तो चलिए एंग्री हमारा क्लियर है, हम लोग आगे चलते हैं नंबर 4 वर्ड पर, एंटिक। देखिए ये सारे जो है वर्ड है ना, ये सारे वर्ड जो है वो एमटीएस 2020 में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, या आप इनको किसी प्रीवियस पेपर लेकर के आप चेक कर सकते हैं। देखिए यदि कोई चीज अगर एंटिक है तो इसका मतलब है कि वो चीज पुराना है, ठीक है ना, और वो मूल्यवान है, पुराना है और मूल्यवान है ना। लोग ऐसे एंटिक चीजों को ना सजा के रखते हैं, है ना, बहुत संजो के रखते हैं, ये फेंकने वाले चीज नहीं होते हैं, इनकी बहुत ऊंची कीमत मिलते हैं। तो अगर कोई चीज अगर एंटिक है, पहले इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देख ले, एंग्री का भी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ क्लियर कर ले। एंग्री एडजेक्टिव है और ये एंटिक भी क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए एंटिक का मतलब क्या होता है, ओल्ड, है ना, ओल्ड एंड वैल्यूएबल, है ना, इसको तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं ओल्ड एंड वैल्यूएबल। यदि कोई चीज अगर एंटिक है, एंटिक पीस है, तो वो बहुत ही पुराकालीन है, बहुत ही प्राचीन है, और वो मतलब कि वो संजो के रखने वाला चीज है, बहुत कीमती है। खास तौर पर कोई ज्वेलरी, कोई कार, कोई घड़ी, है ना, ये पुराने चीज होते हैं ना, ये एंटिक फर्नीचर होते हैं, पुरानी चीज होते हैं और बड़ी बेशकीमती होते हैं। तो चलिए इसके लिए एक और साइनो की अगर हम बात करें तो इसका साइनो हो जाएगा एंशिएंट। चलिए इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, न्यू, मॉडर्न, आधुनिक, नया, न्यू, मॉडर्न, नया, आधुनिक। चलिए जैसे कि इसका अगर हम पेयर बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, है ना। कोई चीज एंटिक हो सकता है, जैसे कि देखिए एंटिक फर्नीचर, है ना, एंटिक फर्नीचर, एंटिक क्लॉक, है ना, इसी तरह से हो सकता है एंटिक कार, इसी तरह से हो सकता है एंटिक ज्वेलरी, इसी तरह से हो सकता है एंटिक ज्वेलरी। चलिए हम लोग अपने नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आप इसे पढ़ सकते हैं, एंग्जाइटी। चलिए एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता या फिक्र, पार्ट ऑफ स्पीच से ये नाउन है, ठीक है ना। चिंता और फिक्र के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, जैसे कि वरी, जैसे कि वरी, जैसे कि कंसर्न, कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड जो है ना हमारे डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होने वाले वर्ड है कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता। चलिए सॉलिसिट्यूड,
चिंता या फिक्र अगर आप किसी के करते हैं तो आप उसके प्रति सॉलिसिट्यूड करते हैं। चलिए, तो इसका एंजाइटी का हिंदी क्या हो जाएगा? अगर सिंपल अगर हिंदी की बात करें तो चिंता या फिक्र को हम लोग एंजाइटी कहते हैं। जैसे कि देखिए, लोगों में आजकल चिंता बढ़ गई है ना, एक तीसरे वर्ल्ड वार को लेकर के, जैसे कि रूस और यूक्रेन में घमासान मचा हुआ है, तो लोगों में ना एक चिंता है कि कहीं वार ना हो जाए। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? देयर इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब ज्यादा, ठीक है ना? कंसिडरेबल का अर्थ आप समझिए ज्यादा। देयर इज कंसिडरेबल एंग्जाइटी, ठीक है ना, अमॉन्ग पीपल, ठीक है ना, अमॉन्ग पीपल, ठीक है ना, अबाउट, है ना, है ना, अबाउट ए थर्ड वर्ल्ड वार। अबाउट यहां से ए को हटा दिया जाए, अबाउट थर्ड वर्ल्ड वार, अबाउट थर्ड वर्ल्ड वार, ठीक है ना? इसका हिंदी क्या निकलेगा कि लोगों के बीच, लोगों के बीच एक चिंता सता रही है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के, ठीक है? एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, ये तो हमारा ये एंग्जाइटी क्लियर हो गया। अब हम चीज को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है बैफल। देखिए, अगर आप किसी को बैफल करते हैं, अगर आप किसी को बैफल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बैफल वर्ब है। ये सारे तो इंपॉर्टेंट वर्ड ही हैं, है ना? मैं बेवजह कोई भी वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे जो है ना एमटीएस 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, ये बैफल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को बैफल करते हैं, आप उसको चकरा देते हैं, आप उसको उलझन में डाल देते हैं, तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, ठीक है ना, परप्लेक्स या पजल, ठीक है ना, परप्लेक्स, ठीक है ना? इसको अगर सिंपल भाषा में लिखे तो इसका हिंदी हो जाएगा चकरा देना, उलझन में डाल देना, चकरा देना, उलझन में डाल देना, उलझन में डाल देना। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप बैफल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको उलझा देते हैं, आप उसको चकरा देते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। चलिए, जैसे कि देखिए, तो हिज इलनेस, उसकी बीमारी, हिज इलनेस, ठीक है ना, बैफल्ड, चकरा दिया, है ना। इवन द डॉक्टर्स, डॉक्टर को भी चकरा दिया, इवन द डॉक्टर्स, उसकी बीमारी का मतलब उपाय नहीं सूझ रहा था, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी को और ठीक करने के लिए क्या किया जाए। चलिए, हम नंबर 7 वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है बाइंड। देखिए, बाइंड का अर्थ क्या होता है? बांधना। बाइंड वर्ब है, तो टाई, टाई अप, बांधने के लिए सब सिनोनिम से फासेन, है ना, फासेन का भी अर्थ होता है बांधना। चलिए, अब इसका अपोजिट आप खुद बना सकते हैं, इसमें अपोजिट में कुछ ज्यादा रखा नहीं है, अनटाई। अगर आप किसी को अनटाई करते हैं, आप उसे खोलते हैं, ठीक है ना, या आप उसको है ना रिलीज करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। रिलीज का अर्थ होता है स्वतंत्र करना। तो इसके दो तरह के सिनोनिम, दो तरह के एंटोनिम्स हुए, ठीक है ना, एक खोलना और एक हुआ स्वतंत्र करना। चलिए, हम लोग नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रीजी। देखिए, ब्रीजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा ब्रीजी को देखा जाए। देखिए, ब्रीजी क्या एडजेक्टिव है? इसके दो हिंदी है, ठीक है ना। एक है हवादार। यदि कोई मौसम या कोई अगर माहौल यदि ब्रीजी है, इसका मतलब है कि वह हवादार है, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखेंगे? विंडी, साइनो क्या हो सकता है? एयरी, ठीक है ना। और इसको अगर हम हिंदी लिखें तो हवादार। लेकिन इसका एंटो क्या हो जाएगा? शांत, है ना, किसी तरह का हवा नहीं बह रहा है, विंडलेस, विंडलेस, या हम कह सकते हैं स्टील, या हम कह सकते हैं स्टील। मौसम एकदम शांत बना हुआ है, किसी तरह का हवा नहीं घूम रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं द डे इज, जो दिन आज का है वो गर्म है और दिन भर हवा चला, तो कैसे लिखेंगे? द डे इज, ठीक है ना, ब्रीजी एंड वार्म, ब्रीजी एंड वार्म। चलिए, ये देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ब्रीजी का पहला अर्थ है। अब ब्रीजी का दूसरा अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ब्रीजी टाइप का व्यक्ति है, इसका मतलब है कि वो जिंदा दिल है, वो प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हम सिनोनिम्स लिखते हैं? चीयरफुल, चीयरफुल, एनिमेटेड, एनिमेटेड, लाइवली, ठीक है ना। और इसको अगर सिंपल अगर इसका हिंदी लिखे तो जिंदा दिल, या प्रफुल्लित, या प्रफुल्लित। चलिए, जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए, तो ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ, ठीक है ना, ब्राइट एंड ब्रीजी पर्सनालिटी, ही इज ए मैन ऑफ ब्राइट एंड ब्रीजी पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक जिंदा दिल व्यक्तित्व का व्यक्ति है, पर्सनालिटी, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा सीरियस, गंभीर। इसका अपोजिट जो हो जाएगा, इस अर्थ के लिए जो अपोजिट हो जाएगा सीरियस, गंभीर, हिंदी में कहें तो गंभीर।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा 9 नंबर, काम चलते हैं। हमारा ब्रीजी क्लियर है, काम चलते, काम एडजेक्टिव है। काम का मतलब शांत, अगर कोई व्यक्ति काम है तो वह शांत है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंपोज्ड, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर काम है तो वो कंपोज्ड है, वो रिलैक्स्ड है, ठीक है ना। और इसका सिंपल आप हिंदी लिख सकते हैं शांत, उसमें किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसमें किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, उत्तेजित। इसका जो एंटो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, उत्तेजित। चलिए एक सेंटेंस इस पर देखा जाए। चलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू, इट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है ना, कीप काम है ना इन एन इमरजेंसी। चलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट टू कीप काम इन एन इमरजेंसी, इसका हिंदी क्या हुआ कि मतलब मुसीबत के हालात में, मुसीबत के समय में अपने आप को शांत रखना, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग नंबर 10 की ओर आते हैं। तो हमारा अगला जो वर्ड है वह है डिटरमिन्ड। हमारा अगला वर्ड है वह है डिटरमिन्ड। देखिए डिटरमिन्ड क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति डिटरमिन्ड है तो ये पहले पार्ट ऑफ स्पीच इसका देख लेते हैं। यह पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है ना वो दृढ़ संकल्प बना कर लिया है, कोई चीज को करने के लिए ना दृढ़ प्रतिज्ञ कर लिया है। अगर आप कोई चीज को करने के लिए डिटरमिन्ड हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को फ्रेम कर लिया है और आप अपना विचार नहीं बदल सकते हैं। चलिए तो डिटरमिन्ड के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिसोल्यूट, रिसोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा संकल्पित, आपने संकल्प ले लिया है, ठीक है ना। इसका एक दूसरा हिंदी भी हम लिख सकते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है ना। आपकी एकदम प्रतिज्ञा है ना, मजबूत प्रतिज्ञा है, आप कोई चीज करने के लिए आपने ठान लिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपना अंग्रेजी में कमजोर है, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर है, लेकिन अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए उसने मन में ये ठान लिया है। कैसे लिखेंगे, ही इज डिटरमिन्ड, ही इज डिटरमिन्ड, है ना, वो संकल्पित है ना, वो दृढ़ प्रतिज्ञ है टू इंप्रूव हिज इंग्लिश, टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। चलिए तो हमारा ये डिटरमिन्ड का ये सेंटेंस रहा। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इरिसोल्यूट, कमजोर, दिमागी तौर पर कमजोर है, डामाडोल है ना, अपना विचार बदलते रहता है, या वैवरिंग। देखिए अगर आप वैवरिंग हैं यानी कि आप एक दिमाग वाले नहीं हैं, कभी आप ये करते हैं कभी आप वो करते हैं। तो रिसोल्यूट और वैवरिंग का अगर हिंदी लिखना चाहें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, डावाडोल। डावाडोल मतलब मानसिक तौर पर, डावाडोल का मतलब मानसिक तौर पर आप संकल्पित नहीं है। चलिए ये तो हमारा डिटरमिन्ड रहा। अब हम एक क्वेश्चन अपने सिनोनिम्स 11 की तरफ चलते, बहुत इंपॉर्टेंट है डक्ट। देखिए डक्ट का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ना नली है, ठीक है ना, जिससे कि होकर के लिक्विड पास होता है। तो इसका मतलब होता है अगर सिंपल भाषा में कहे तो नली, ठीक है ना। नली के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, डक्ट एक नाउन है, कैनल, पाइप या ट्यूब। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे डक्ट हैं, ठीक है ना, जिससे होकर के कोई लिक्विड पास होता है। जैसे कि हमें पढ़ना है बाइल डक्ट, है ना, जहां से पित्त निकलता है, बाइल डक्ट। या हम ऐसे कह सकते हैं ना, आंख, देखिए आंख से भी आंसू निकलते हैं। तो आंसू क्या, एक पाइप, एक बहुत महीन पाइप से गुजरते हैं, इसको कहते हैं टीयर डक्ट। इसको क्या कहते हैं, टीयर डक्ट। टीयर डक्ट का मतलब आंसू निकलने वाला पाइप, आप समझ लीजिए, है ना, नली, ठीक है। और बाइल डक्ट मतलब पित्त निकलने वाला नली अथवा पाइप। चलिए तो ये डक्ट के बारे में बात रहा। नंबर हम लोग 12 में की ओर मूव करते हैं। देखिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है। प्रीवियस क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं। वो हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना हो, तो उसका सिनोनिम्स ही उसका मेन वर्ड हो जाएगा। हो सकता है कि उसका एंटोनिम्स, जिस वर्ड जो वर्ड पूछा गया है, हो सकता है कि उसका एंटोनिम्स उसका मेन वर्ड हो जाए। जैसे कि देखिए स्टीम, अगर हम वर्ड स्टीम के बारे में बात करते हैं तो अब तो बहुत कम चांस है कि एमटीएस में स्टीम आएगा, क्योंकि स्टीम आ चुका है। तो डायरेक्ट स्टीम नहीं दे करके हो सकता है कि इसका सिनोनिम से मेन वर्ड बना के दे दे। स्टीम का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होता है सम्मान या इज्जत, प्रतिष्ठा। इज्जत, प्रतिष्ठा, आप हिंदी जो कह लीजिए, सबका भाव एक ही है। तो स्टीम के लिए क्या लिखेंगे सिनोनिम्स, ये नाउन है, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है ना। चलिए तो ये है आपका सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। जैसे कि देखिए तो सम जॉब्स, कुछ नौकरी में ना सामाजिक इज्जत बहुत ज्यादा होता है,
लोग सिविल सर्विसेज के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि इसमें पैसा तो है, पावर भी है, इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। सम जॉब्स हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, सम जॉब्स पॉजेस अपने पास रखते हैं, नहीं, सम जॉब्स पॉजेस सोशल स्टीम, अपने अंदर ये क्या रखते हैं, अपने अंदर ये सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं, सोशल स्टीम। चलिए, ये तो हमारा स्टीम के साथ बात रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि स्टीम ना पूछे, ऑनर पूछ दे, इस बार आपसे रिगार्ड पूछ दे। तो कहने का मतलब है कि इसके सिनोनिम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ये परीक्षा के क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि परीक्षा के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, नंबर हम लोग 13 में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। एविडेंट, देखिए एविडेंट का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज अगर एविडेंट है तो वह स्पष्ट है ना, एकदम स्पष्ट है। तो क्लियर, ठीक है ना, ऑब्वियस, ये सब का मतलब स्पष्ट। एक्सप्लिसिट, ये सब का मतलब है स्पष्ट, ठीक है ना। चलिए, हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट दैट, ये बहुत स्पष्ट है, दैट शी नीड्स सम हेल्प, है ना, ये बहुत स्पष्ट है, उसकी स्थिति को देखने से बहुत स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उसको हेल्प की जरूरत है। इट इज एविडेंट दैट शी नीड्स सम हेल्प। चलिए, तो ये एविडेंट के साथ बात रहा है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है एविडेंट से, अब तो एविडेंट तो एक बार पूछा जा चुका है, अब हमें ऑब्वियस पर ध्यान देना, हमें एक्सप्लिसिट पर ध्यान देना है। चलिए, नंबर 14 की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स और है। फ्लूरोसेंट, चलिए फ्लूरोसेंट, देखिए फ्लूरोसेंट क्या होता है ना, ये प्रदीप्त होता है, ये जलता है ना, और किरण की तरह ये लाइट देता है, विकिरण की तरह लाइट देता है, रेडिएशन की तरह लाइट देता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्लोइंग, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लोइंग, लुमिनस, लुमिनस, ठीक है ना। और इसको अगर हम सिंपल अगर हिंदी लिखे तो चमकीला या प्रदीप्त, कभी आपने हिंदी सुना होगा प्रदीप्त, ठीक है ना। इसका शुद्ध हिंदी जो होता है वो प्रदीप्त होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, चलिए इसका यही पेयर है, फ्लोरोसेंट लैंप इसका यही पेयर है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है, ये एमटीएस 2020 के ये सारे वर्ड्स पूछे जा चुके हैं, अतः आप इसको ना क्लोजली मॉनिटर करें। चलिए, नंबर आते हैं 15 में। देखिए, दो तरह का वर्ड है इसमें। देखिए, सवाल पूछा गया है ये फाउल, ये सवाल पूछा गया है फाउल। तो फाउल का मतलब क्या होता है, पक्षी, किसी तरह के पक्षी को ना, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, तो इसका हम एक साइनो कह सकते हैं, बर्ड, पक्षी, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन हमें फाउल से ज्यादा हमें ये इस वर्ड को पढ़ना, इस फाउल को पढ़ना है। चलिए, ये फाउल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाउल ना सुपर, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए, फाउल का मतलब क्या होता है, गंदा, बदबूदार, आप ऐसा समझिए, यदि कोई चीज फाउल है तो वह बदबूदार है, वह गंदा है, ठीक है ना। बस आप लोग हॉकी में और फुटबॉल में फाउल प्ले होता है, जैसे फेयर प्ले अवार्ड होता है ना, तो उसी तरह से फाउल गेम भी होता है। लोग स्टिक मार देता है पैर के बीच में, या फुटबॉल में देखिएगा तो वो पैर के बीच में अपना पैर लगा देता है, उसे फाउल गेम में आता है, ठीक है ना। तो चलिए, फाउल का मतलब गंदा, हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बदबूदार, गंदा, बदबूदार, गंदा। यदि कोई चीज यदि फाउल है यानी कि वो बदबूदार है, वो गंदा है। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लीन, साफ। इसके अगर हम अपोजिट के बारे में बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा साफ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका मुंह से ना बदबू आता है, हमको ऐसे कहना है, हम इसको कैसे कह सकते हैं, हिज माउथ गिव्स, ठीक है ना, फाउल स्मेल, हिज माउथ गिव्स फाउल स्मेल। तो देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें इस फाउल के बजाय हमें इस फाउल को इस बार के लिए ध्यान देना है, क्योंकि ये तो वर्ड आ चुका है, ये फाउल आ चुका है। हो सकता है कि इसी उच्चारण के लिए दूसरा वर्ड जो फाउल है ना, वो पूछ दे। तो इस बार के लिए ना ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक वर्ड है फ्रिजिड। देखिए, फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज फ्रिजिड है तो बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है ना। तो फ्रिजिड को हम लिख सकते हैं वेरी कोल्ड, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वेरी कोल्ड, बेहद ठंडा, है ना। बहुत ठंडा को ना फ्रिजिड कहते हैं, बेहद ठंडा। अगर कोई चीज यदि बेहद ठंडा है तो वो फ्रिजिड है। जैसे कि हम छोटा सा अगर टुकड़ा ले लें तो जैसे कि फ्रिजिड एयर, बहुत ठंडी हवा, है ना। जनवरी और दिसंबर के लास्ट में कौन सी हवा चलती है, फ्रिजिड एयर। या पानी कैसा हो जाता है ना, ठंडा के दिनों में पानी कैसा हो जाता है, फ्रिजिड वाटर। तो यदि कोई चीज यदि फ्रिजिड है, इसका मतलब है कि वो बहुत और बहुत ही वो ठंडा है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा हॉट,
गर्म, ठीक है ना, या ट्रॉपिकल, ठीक है ना, या ट्रॉपिकल। तो इसका हिंदी जो होगा, अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होगा गर्म। तो ये फ्रिजिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 17 लेके चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेसफुल। देखिए ग्रेसफुल क्या होता है, यदि कोई चीज ग्रेसफुल है तो देखने में, है ना, सुंदर है, उसका मूवमेंट जो है ना बहुत सुंदर मूवमेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एलिगेंट। एलिगेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ग्रेसफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। चलिए स्टाइलिश, स्टाइलिश तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आकर्षक सुंदर, आकर्षक सुंदर। यदि कोई चीज यदि ग्रेसफुल है तो वह आकर्षक है, वो सुंदर है। चलिए अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा, इसी में कुछ जोड़ करके हम इसका एंटो बना सकते हैं। इसका एंटो होगा इन एलिगेंट, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं फूहड़ या भद्दा, इसका हिंदी हो सकता है फूहड़ या भद्दा। जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए तो आप इस सेंटेंस को थोड़ा देखिएगा ग्रेसफुल को समझने के लिए। हिज राइटिंग इज, हिज राइटिंग इज, ठीक है ना, क्लियर एंड ग्रेसफुल, साफ है और एकदम सुंदर है। हिज राइटिंग इज क्लियर एंड ग्रेसफुल। चलिए हम लिख सकते हैं, देखिए तो ही इज ए ग्रेसफुल डांसर, ही इज ए ग्रेसफुल डांसर, यानी कि बहुत उसका जो मूवमेंट है डांस का, उसका जो पैर का जो मूवमेंट है ना वो बहुत आकर्षक मूवमेंट है। ही इज ए ग्रेसफुल डांसर। चलिए तो ग्रेसफुल के बारे में हमारा ये रहा। इसका एंटो जो होगा वो इन एलिगेंट, इसी में आप इन जोड़ दीजिएगा तो इसका एंटो इन एलिगेंट हो जाएगा, जिसका हिंदी होगा फुहड़ या भद्दा। चलिए हम लोग नंबर 18 की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इंप्लोर। देखिए अगर आप किसी से कुछ कोई चीज इंप्लोर करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उससे याचना करते हैं कुछ करने के लिए, प्रार्थना करते हैं, याचना करना, प्रार्थना करना। बेग, ठीक है ना, बेग, बिसीच बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना, याचना करना, प्रार्थना करना या याचना करना। अगर आप किसी से, अगर आप इंप्लोर करते हैं, आप उससे याचना करते हैं। चलिए देखिए एक महिला का बच्चा डूब रहा था, ठीक है ना, एक महिला का बच्चा डूब रहा था, तो वहां आसपास के जो लोग थे, तो महिला चिल्लाने लगी और लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उसके बच्चे को बचा लिया जाए। इसे हमें अंग्रेजी में बनाना है, कैसे लिखेंगे, द वुमेन, द वुमेन, ठीक है ना, इम्प्लोर्ड पीपल, लोगों से याचना की, वहां पर लोग जो मौजूद थे, इम्प्लोर्ड द पीपल, ठीक है ना, टू सेव हर, टू सेव हर, है ना, ड्रॉइंग चाइल्ड, टू सेव हर, है ना, ड्रॉन मतलब होता है डूब जाना। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, सजाकर अगर हिंदी निकाले, जो महिला थी, ठीक है ना, वहां जो उपस्थित लोग थे उनसे याचना की, गिड़गिड़ाई, क्या करने के लिए, अपने ड्राइंग चाइल्ड को बचाने के लिए। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है इम्प्लोर। चलिए हम लोग 19 में आते हैं, है वर्ड इंडल्जेंस। देखिए इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप इंडल्जेंस है तो यानी कि आप अपने बच्चों को लाड़ प्यार बहुत करते हैं और उसका जो मन होता है करने के लिए छोड़ देते हैं। इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो ग्रेटिफिकेशन, आप उसको खुश करने के लिए उसको जो मन करना है करता है करने देते हैं, है ना, ग्रेटिफिकेशन। आप ऐसे समझिए पैम्परिंग, है ना, इसका जो साइनो हो जाएगा पैम्परिंग, और इसको अगर हिंदी कहें तो लाड़ प्यार, ठीक है ना, लाड़ प्यार, इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है लाड़ प्यार, ठीक है ना। अब इसका एडजेक्टिव क्या होगा, थोड़े से इसका एडजेक्टिव होगा इंडल्जेंट। देखिए इंडल्जेंट पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स होते हैं, इंडल्जेंट पेरेंट वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो अपने बच्चों को उनके मन का करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडल्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाड़ प्यार करने वाला, लाड़ प्यार करने वाला। और इसका जो अगर हम पेयर बनाना है तो हम कह सकते हैं इंडल्जेंट पेरेंट्स, वो माता पिता जो अपने बच्चों से काफी लाड़ प्यार करते हैं, इंडल्जेंट पेरेंट्स। चलिए हम लोग नंबर आते हैं 20 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सेशन चल रहे हैं, लैक्स। देखिए लैक्स का मतलब क्या होता है, ढीला ढाला, जो सख्त ना हो, नियम कानून में जो सख्त ना हो। लैक्स का साइन हो जाएगा लेनियंट। लैक्स और लेनियंट बहुत ही अच्छे वर्ड है, बहुत ही अच्छे वर्ड है। अगर आप लैक्स हैं इसका मतलब कि आप सख्त नहीं हैं, आप नियम कानून में ढीले ढाले हैं। तो इसका हम अगर हिंदी निकाले तो ढीला ढाला, जो सख्त ना हो। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा स्टीफ, कठोर। इसका एंटो जो हो जाएगा स्टीफ, कठोर। चलिए तो ये लैक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम आते हैं 21 में, लिम्पिड। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है लिम्पिड। देखिए लिम्पिड का मतलब क्या होता है, एकदम साफ, ये पानी के लिए आता है, स्वच्छ जल, जैसे हिंदी में हम कहते हैं स्वच्छ जल,
थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जैसे हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छ जल, तो अंग्रेजी उसका क्या होता है, लिम्पिड वाटर। स्वच्छ नदी तो हम लिख सकते हैं लिम्पिड रिवर। ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल होता है ना वो लिक्विड के सेंस में होता है। तो कोई लिक्विड जो जिसमें आर पार हम चेहरा देख सके, है ना, बहुत पारदर्शी हो, वो जो पानी होता है वो लिम्पिड होता है, ठीक है ना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट एकदम क्लीन, ठीक है ना, एकदम स्वच्छ, है ना, पारदर्शी, लेकिन ये पानी के सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो लिम्पिड वाटर, लिम्पिड रिवर, है ना, ये पेयर है लिम्पिड के साथ इस्तेमाल होने वाला। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा मडी, कीचड़ युक्त, है ना, जिसमें कीचड़ कीचड़ है, तो ये कीचड़ युक्त हो जाएगा मडी, इसका एंटोनिम्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको इस मेन वर्ड के बजाय इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स को ध्यान देना है। जैसे कि एक इसका एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्बिड। यदि कोई पानी यदि टर्बिड है, यानी कोई रिवर यदि टर्बिड है, तो वो मटमैला है। अब उसमें ना आप ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। यदि कोई पानी यदि टर्बिड वाटर है, इसका मतलब क्या है कि वो गंदा पानी है, ठीक है ना। तो टर्बिड का भी मतलब होता है कीचड़ युक्त या गंदा, लेकिन इसका भी इस्तेमाल होता है वो लिक्विड के लिए होता है। तो ये लिम्पिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम आगे चलते हैं 22 में, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, पहले आप इसको समझें, ठीक है ना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस। इसका साइनो क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस, फाइडेलिटी, है ना, फेथफुलनेस, फाइडेलिटी। और इसका हिंदी अगर हम कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा वफादारी। चलिए जैसे कि तुम मेरे वफादारी पर भरोसा कर सकते हो, हमको किसी को ऐसा कहना है कि तुम मेरे वफादारी पर भरोसा कर सकते हो। चलिए हम कैसे कर सकते, यू कैन काउंट ऑन। काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है ना। चलिए यू कैन काउंट ऑन माई लॉयल्टी, ठीक है ना, आप मेरे, है ना, लॉयल्टी पर भरोसा कर सकते हैं, आप मेरे वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए हम लोग 23 की ओर मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। चलिए लूसिड, देखिए कोई चीज यदि लूसिड है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यदि कोई चीज यदि कोई चीज यदि लूसिड है, तो इसका मतलब है कि वो दिमाग में समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एकदम स्पष्ट है। जो दिमाग के लिए एकदम स्पष्ट है, दिमाग को एकदम समझ में आ जाए, वो लूसिड होता है। तो लूसिड का साइनो क्या हो जाएगा, इंटेलिजिबल, है ना, इंटेलिजिबल मतलब जो समझ में आ जाए, सुग्राह्य। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, या मैं इसको हम छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, क्लियर। यदि कोई चीज लूसिड है, तो इसका मतलब है कि दिमाग को वो समझ में आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। इसका एक साइन और हम लिख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में आ जाए, है ना, जो दिमाग के लिए एकदम स्पष्ट हो। सुग्राह्य कहते हैं जो दिमाग में घुस जाए, है ना, सुग्राह्य इसका मतलब जो दिमाग में घुस जाए। जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए तो द टीचर इज फेमस फॉर his lucid style of teaching। लूसिड स्टाइल ऑफ टीचिंग, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो टीचर का जो टीचिंग का जो स्टाइल है एकदम लूसिड है, दिमाग में एकदम चला जाता है ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में चला जाता है। इसका एंटो क्या होगा, जो समझ से बाहर हो, जो समझ में नहीं आए, जो समझ से परे हो, अनइंटेलिजिबल। इसी में कुछ जोड़ करके इसका एंटो बनाया जा सकता है, अनइंटेलिजिबल। यदि कोई चीज यदि अनइंटेलिजिबल है, इसका मतलब है कि वो समझ में नहीं आता, समझ से परे, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं एक और इसका एंटोनिम्स, इसी में कुछ जोड़ करके इसका एंटोनिम्स बनाया जा सकता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। यदि कोई चीज यदि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इसका मतलब क्या है कि वह समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है ना, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, वो चीज अनइंटेलिजिबल होता है अथवा इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है लूसिड। चलिए हम लोग नंबर 24 में मूव करते हैं। 24 वर्ड है ओमिनस। देखिए यदि कोई चीज यदि ओमिनस है, तो आगे कुछ गलत होने का संकेत वो दे रहा है ना। यदि कोई चीज यदि ओमिनस है, यानी कि इसका मतलब है कि संकेत दे रहा है कि फ्यूचर में कुछ गलत घटित होने वाला है, खतरनाक, सिनिस्टर। इसका साइनो क्या हो जाएगा, सिनिस्टर, ठीक है ना। इसके लिए हम लिख सकते हैं थ्रेटनिंग। चलिए इनऑस्पिशियस, ठीक है ना। प्रोपिसस, तो इसको हम लिख सकते हैं अनप्रोपिसस, है ना। और इसका हिंदी क्या, अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो खतरनाक, अमंगल,
ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि ओमिनस होने वाला है, इसका मतलब है कि वह संकेत दे रहा है कि आगे के फ्यूचर में कुछ गलत चीज होने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि ओमिनस देखिए, बरसात के दिनों में क्या होता है, आसमान साफ रहता है, तले अचानक पूरा काला बादल, एकदम भूरा बादल घेर लेता है आसमान को। अब ये क्लाउड्स जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं बारिश होने के लिए, ये कहलाते हैं ओमिनस क्लाउड्स। ये कहलाते हैं ओमिनस क्लाउड्स। या कोई चीज ओमिनस है तो इसका मतलब है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो ओमिनस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इसका एंटो बना सकते हैं शुभ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहां से इन हटा दीजिएगा, ऑस्पिशियस, इसका एंटो बन जाएगा शुभ। ठीक है ना। चलिए इस यहां से अन हटा देंगे, हमारा एंटो बन जाएगा प्रोपीसस। प्रोपीसस। और इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें शुभ मंगलकारी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ओमिनस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हमारा अगला वर्ड आउटरेज्ड है ना। आउटरेज्ड का मतलब क्रोधित। हाँ, आउटरेज्ड अगर आप किसी चीज पर अगर आउटरेज्ड है तो आप क्रोधित है। तो इसके लिए अभी मैंने बात किया है इंडिग्नेंट, ठीक है ना, या एक्सट्रीमली एंग्री। आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है ना। चलिए इसके इसे सेंटेंस देखते हैं। पीपल बिकेम outraged at the court's decision। एट द कोर्ट्स डिसीजन, इसका हिंदी क्या होगा, कोर्ट के फैसले पर, है ना, जो लोग हैं वो आग बबूला हो गए। आउटरेज्ड का अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है आग बबूला। तो बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है यहीं तक रहा। 25 हम लोगों ने अभी सिनोनिम्स को देखा है। इसके जो शेष सिनोनिम्स होंगे वो डे 2 वाले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट, ये सारे जो सिनोनिम्स है इंपॉर्टेंट है, और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके जो सिनोनिम्स जो दिए गए हैं या जो एंटोनिम्स दिए गए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।